कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ग्वालियर चंबल में उपचुनाव का मुद्दा क्या विकास के साथ कमलनाथ वर्सेस सिंधिया का चेहरा होगा? जी हां, ग्वालियर पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने विकास का जिक्र कर जो सिंधिया पर हमला बोला, उससे तो यही लगता है। कांग्रेस का रोड शो से लेकर जो वक्तव्य सामने आया, उससे साफ नजर आता है कि कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया होंगे। मैंने ग्वालियर चंबल की राजनीति में ज़्यादा दखल नहीं दिया। मैं ग्वालियर बहुत दफे आया हूँ। मैं 50 साल पहले आया था, अपनी जवानी में आया था, पर मैंने ग्वालियर चंबल की विकास या राजनीति में दखल नहीं दी। ये सिंधिया करते थे। हाँ, पहले माधोराव सिंधिया और तब उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आज मुझे इस बात का दुख है कि ग्वालियर की जनता ने इतने साल नहीं पहचाना कि कितना पिछड़ गया हमारा ग्वालियर शहर और हमारा ग्वालियर चंबल क्षेत्र। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि पार्टी के चेहरे शिवराज के साथ महाराज होंगे। मुद्दा विकास होगा। चंबल ग्वालियर में शिवराज महाराज ने विकास की झड़ी लगाकर साफ भी कर दिया है। लेकिन जब कमलनाथ ने ग्वालियर के विकास का सवाल उठाया तो बीजेपी ने आईना भी दिखा दिया। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने प्रदेश को लूटा है और इसलिए अब जनता तुम पे कभी भरोसा करने वाली नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी तुम पे भरोसा नहीं कर रहे और इसलिए उपचुनाव में तुम कितने ही हाथ पैर मारो, 27 की 27 विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार का उपचुनाव मुख्य चुनाव जैसा है। बात विकास के साथ चेहरों की भी होगी और दोनों ही दल इस बात को अच्छी तरह समझ भी रहे हैं। लेकिन जनता किस चेहरे को तरजीह देगी और किसके विकास पर मुहर लगाएगी, इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो बात हो रही है ग्वालियर चंबल की, यहां के विकास की और निशाने पर हैं सिंधिया। जी हां, अगर देखा जाए तो कुछ वक्त पहले कमलनाथ को निशाने पर लिया गया था। बीजेपी ने पोस्टर लगाकर सवाल पूछे थे, लेकिन अब कमलनाथ सिंधिया से सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर विकास में पिछड़ा है ग्वालियर चंबल तो इसके जिम्मेदार सिंधिया है। क्या ये आरोप सही है या फिर चुनावी है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या कमलनाथ और सिंधिया के बीच होगा सियासी रण? कितना फिट सियासी चौसर पर विकास का मुद्दा? विधानसभा चुनाव के बाद क्या फिर कांग्रेस विकास के नाम पर वोट बटोर पाएगी? और सवाल सबसे अहम कि ग्वालियर चंबल का विकास ना होने का जिम्मेदार कौन है? जी हां, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ चुनावी माहौल में ही इन सवालों की बौछार हो रही है या इसके बाद भी सुध ली जाएगी? और अगर पहले सुध नहीं ली गई तो उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर हम बात करेंगे। मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ राम पांडे जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से। राजेश जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आपसे राम पांडे जी, क्या लगता है आपको, सिंधिया जी का नाम लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर ग्वालियर चंबल का विकास नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार सिंधिया हैं? देखिए, कल जिस तरह से 2 दिन के दौरे पर कमलनाथ जी ग्वालियर पहुंचे और जो उनका ऐतिहासिक स्वागत ग्वालियर की जनता ने किया, इससे ये प्रूफ होता है कि ग्वालियर चंबल की जनता कमलनाथ जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है, उनकी जो विकास की सोच है उसको पसंद कर रही है। और ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ये 4 मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं। आज यदि भोपाल, इंदौर, जबलपुर यदि ग्वालियर से आगे हैं
तो उसका क्या कारण है? क्योंकि सिंधिया जी हमेशा कहते हैं कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र मेरा है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी आते हैं, तो छिंदवाड़ा के विकास में और ग्वालियर के विकास में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? और सिंधिया जी तो हैं ही इसके जिम्मेदार, और मध्य प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार थी, उस भाजपा की सरकार को भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 2018 की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तब भी छिंदवाड़ा मॉडल खूब दिखाया गया था, उसके शायद सुखद परिणाम भी आपके हिस्से में आए थे। लेकिन एक बार फिर से आप छिंदवाड़ा मॉडल और ग्वालियर चंबल अगर वर्सेस करके देखते हैं, इनके बीच में मुकाबला करते हैं, तो आपको लगता है कि इस बार भी बात बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी। मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से ये मान चुकी है कि कमलनाथ जी विकास के प्रति हैं, उनकी जो सोच है विकासवादी है। उनका ऐसा नहीं कि कहीं भी जाकर झूठी मूठी घोषणाएं कर दी, जेब में नारियल रख लिया और जहां गए किसी ने कभी यहाँ पुल बनना है और फोड़ दिया और घोषणा कर दी। वो विचार करते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में 1000 गौशालाओं का काम 10 महीने के अंदर 1000 गौशालाओं का काम को शुरू करना, 100 से ज्यादा कंप्लीट करना, 900 गौशालाओं का काम निर्माणाधीन करना और 1500 गौशालाओं का टोटल बनाना। इतनी बड़ी प्लानिंग दुनिया में कोई नहीं सोच सकता था। जो यहाँ मेट्रो की बात चल रही थी 15 साल से, मेट्रो लाएंगे, लेकिन कमलनाथ जी के आते ही मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट शुरू हो गया। 7-8 किलोमीटर लंबी मेट्रो की लाइन डाल दी गई। तो ये कमलनाथ जी का ही विजन है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा, लोगों को शुद्ध खाना दिया गया। अगर एक लाइन में कहें तो कांग्रेस या कमलनाथ वही कहते हैं जो किया जा सके, केवल बातें नहीं हो रही हैं। धैर्यवर्धन जी, जो बस में था, जो कर सकते थे, वही कहा और किया। मुख्यमंत्री लोग क्यों बनाते? इसलिए बनाते हैं कि काम करें। पर अब ग्वालियर के विकास का ठीकरा पूरा का पूरा सिंधिया जी पर फोड़ करके क्या अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से बचना चाहते हैं कमलनाथ जी? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, पूरे मध्य प्रदेश के थे, क्या मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग को उनकी दृष्टि नहीं जाती थी? कांग्रेस के लंबे समय से वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री काल में भी थे, तब को वो ग्वालियर संभाग के प्रदेश के अध्यक्ष नहीं थे। आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं। आज भी उनको बताना चाहिए कि उनकी दृष्टि में ग्वालियर संभाग है या नहीं है। ये तो सब बेकार की बात है। अपनी जिम्मेदारी जब थी तब आप ग्वालियर का विकास नहीं कर पाए, ग्वालियर के लोगों की अपेक्षा पर आप खरे नहीं उतर पाए, और अब ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। जब आपकी ओर उंगलियां उठ रही, जब आपसे सवाल जवाब किया जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भिंड जिला इसी ग्वालियर संभाग में, इसी चंबल संभाग में भिंड से एक मंत्री गोविंद सिंह जी, वो आपके बहुत नजदीकी थे हैं, वो क्या रेत उत्खनन में ही लगे रहे? उनको ग्वालियर की चिंता नहीं थी। भितरवार से एक और मंत्री हैं जो सिंधिया जी के साथ नहीं है, अभी भी आपके साथ हैं, आपकी सरकार में वो मंत्री रहे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो संभागीय मुख्यालय का विकास करवाते, संभागीय मुख्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप बजट का आवंटन कराते? जैसे ही आपको लगा कि आप घेराबंदी में आ रहे हैं, आपको सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो आप कहने लगे कि साहब मैं तो सिंधिया जी के कारण से उधर देखता ही नहीं था। लेकिन ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये पिंड छुड़ाने की प्रवृत्ति है। हरिवर्धन जी, वो सिंधिया जी के चेहरे पर मिली थी और ये माना जा रहा है कि सिंधिया जी आपके साथ हो गए तो अब कांग्रेस कमजोर हो गई है। वहां पर आप कह रहे थे नेता नहीं है, इनके पास नीति नहीं है, लेकिन क्या इस तरह के सवाल कांग्रेस के आपको परेशानी में डाल सकते हैं? नहीं, परेशानी में वो खुद है। आज कमलनाथ जी को 2 मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है नाजनी जी। एक तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से 2 हाथ करते हैं चुनाव में, और दूसरा कांग्रेस का जो अपना अंतरकला है उससे आज भी जूझ रहे हैं। आज भी ग्वालियर संभाग के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह जी के लोगों ने वो ईमानदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, और एन मौके पर महेंद्र बौद्ध जो दिग्विजय सिंह जी के बेहद नजदीकी हैं, उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने इस्तीफा दिया अनुसूचित जाति के मध्य प्रदेश के प्रमुख से। अब हम आज की चर्चा करते हैं और नई पुरानी बातों पर भी गौर कर लेते हैं, और इसमें बेहतर जो सही जो बात है वो राजेश जी दे पाएंगे। राजेश जी, क्या लगता है आपको? दोनों को आपने सुन लिया, जो घट रहा है वो भी आपके सामने, ऐसे में एक बार फिर से विकास की बात गूंज रही है, फिर से विकास को सामने रखा जा रहा है, और बार बार ये कहना कि ग्वालियर चंबल में जो विकास नहीं हुआ उसके जिम्मेदार सिंधिया है। कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्वालियर में लंबे समय से सिंधिया परिवार का दबदबा
रहा। जी। माधवराव जी सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों लंबे समय से वहां पे जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो वहां के विकास की पहली जवाबदारी तो सांसद होने के नाते और सिंधिया परिवार से जुड़े जो कांग्रेस के मंत्री रहे हैं उनकी थी। लेकिन जो ये बात सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर विकास के पटल पर नंबर 1 क्यों नहीं आ सका, जी जी। क्या कारण है कि इंदौर भोपाल जैसी उन्नति ग्वालियर में नहीं हो पाई, ये सवाल तो मौजूद है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पे हम जरूर बात कर रहे हैं। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्या कमलनाथ जी से ग्वालियर के जो विकास के प्रस्ताव दिए थे वो नहीं माने कमलनाथ जी ने? इसका जवाब सिंधिया जी को देना पड़ेगा। कमलनाथ जी को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने सिंधिया जी के कहने पर क्या क्या विकास कार्य और कौन सी परियोजनाएं मंजूर की, ये भी बताना जरूरी होगा। लेकिन पहले प्राथमिकता के तौर पर हम देखें तो निश्चित तौर पर सिंधिया परिवार ही इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये बात सही है, राजनीति में कामकाज का भी बंटवारा होता है और सत्ता का भी बंटवारा होता है कि भाई जो है ग्वालियर जो है वो सिंधिया का हो गया है और छिंदवाड़ा कमलनाथ का हो गया है। ये बरसों पुरानी परंपरा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में आप होती कह है। रहे हैं राम पांडे जी, अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे आरोप भी जब ये सब उथल पुथल हुई सियासत में तो ये भी कहा गया कि विकास को लेकर जो फाइलें सरकती थी, जो काम आगे बढ़ता था, उसमें सिंधिया जी का बड़ा अहम रोल रहता था। तो क्या अब भी आप अपनी इस बात पे कायम हैं? जी, ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में कोई बात आती थी तो सिंधिया जी को प्रेफरेंस दिया जाता था कि हाँ वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और उनकी बात को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन पार्टी छोड़ने के समय उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला कि मुझे सम्मान नहीं दिया जा रहा है और इस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपने व्यक्तिगत सम्मान के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान कर दिया, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का नुकसान कर दिया। जैसा कि शर्मा जी ने रेत के बारे में बोला, वो भी मैं क्लियर कर दूं कि शिवराज सिंह जी के समय 200 करोड़ रुपए में खदानें दी जाती थी मध्य प्रदेश की और कमलनाथ जी के समय 1400 करोड़ में दी गई। मतलब 7 गुना मुनाफा कमलनाथ जी ने 1 साल में ही दे दिया। तो रेत माफिया, खनन माफिया, घोटालेबाज कौन है ये पूरा जानती है और कमलनाथ जी की सरकार जाने का भी बहुत बड़ा कारण ये है कि माफियाओं पर कार्रवाई की गई थी। और राजेश जी की टिप्पणी भी अहम होगी कि क्या सिर्फ चुनाव के वक्त ही ये आरोप प्रत्यारोप गूंजते हैं या सरकार में आने के बाद इन पर काम भी होता है? रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। 20 सितंबर 2020 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में स्व सहायता समूहों को 150 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी चैनल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पांडे जी, आप कुछ बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे उन आरोपों की जो धैर्यवर्धन जी ने लगाए। जी, इन्होंने रेत का आरोप लगाया था कुछ नेताओं के ऊपर और इनको यदि जानकारी लेना है तो अभी ये ग्वालियर चंबल में चले जाएं, बुधनी में चले जाएं, ठीक है, वीडियो बनाकर लेकर आए, इनको सच्चाई समझ में आ जाएगी। और मैं ये बोल रहा था कि शिवराज सिंह जी के समय पर जो रेत का ठेका होता था वो 200 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का होता था, जो कमलनाथ जी के आने के बाद 1400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का हो गया। तो 7 गुना मुनाफा कमलनाथ जी ने 1 साल में दे दिया। ये इस तरह की सोच कमलनाथ जी की हर सेक्टर में थी, केवल एक जगह नहीं थी, हर तरह उनकी यही सोच थी। एक और सवाल है, लेकिन आपकी सरकार में रहते हुए जब मंत्री आरोप लगाते हैं कि हम रेत का उत्खनन नहीं रोक पा रहे जो अवैध रूप से किया जा रहा है, जब आपकी पार्टी के अंदर ऐसे सुर उठते हैं जो विरोध के होते हैं, चाहे वो लक्ष्मण जी हो, चाहे सिंधिया जी खुद रहे हो या और भी नेता जो लगातार आवाज बुलंद करते रहे, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष को खुद ब खुद मौका मिल जाता है क्योंकि घर से ही अंतर्कलह है?
नहीं, बात बोलनी चाहिए और जब बात बोली जाती है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब जब हमारे लोगों ने या विपक्ष के लोगों ने सवाल किए तो हमने जवाब दिया है, कार्रवाई की है। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह कि सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ना कार्रवाई कर रहे हैं। विपक्ष का काम है सवाल पूछना और सवालों पर काम होना चाहिए। अभी जवाब देना चाहते हैं जी सर। नहीं, देखिए जायसवाल जी हैं जो कमलनाथ जी के समय खनिज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने खुद रहस्योद्घाटन किया कि कैसे कमलनाथ जी नाराज थे गोविंद सिंह जी की कार्यप्रणाली से। और खनन पर डिबेट नहीं है, खनन पर डिबेट होगी तो मैं वो बात भी करूंगा। मैंने तो केवल इतना कहा कि बाकी के नेताओं की दृष्टि सीमित क्यों थी? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको केवल नदी और खदानी दिखती रही? वो ग्वालियर संभाग के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी थी? और जो सरकार में प्रतिनिधि थे, ये पोल तो वो खोलेंगे कि उन्होंने कौन कौन से प्रस्ताव दिए, उन्होंने कौन कौन से काम कमलनाथ जी को बताए जो कमलनाथ जी को करने चाहिए थे, कौन कौन से कामों के लिए बजट नहीं दिया, कौन कौन से कामों में अड़ंगा डाला, ये सब चीजें सामने आएगी। चलिए ठीक है, बहुत कुछ सामने आएगा। अभी उपचुनाव होने दीजिए और उसके परिणाम भी आने दीजिए। आरोप प्रत्यारोप के बाद जो सच्चाई है वो सामने लाएगी जनता। राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, ये बात ठीक है कि मुद्दे जो हैं वो चुनाव के वक्त ज्यादा गर्माते हैं, लेकिन हर बार वही बात होती है विकास की, अन्नदाता की, रोजगार की। लेकिन इन मुद्दों पर क्या वाकई काम भी होता है या ये मुद्दे आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे क्योंकि चुनाव आते जाते रहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल उठाया है आपने कि ये चुनाव के समय ही दोनों दल इस तरह की बात करते हैं जी। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ग्वालियर में मैग्नेट सिटी का मामला हो, ग्वालियर में स्वच्छता का मामला हो, ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के काम का मामला हो, या ग्वालियर में रोजगार के लिए इंडस्ट्री नहीं लाने का मामला हो, इन मामले में आखिर ग्वालियर पिछड़ा क्यों? जवाब दे बीजेपी और कांग्रेस दोनों, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, लगभग 30 साल से सिंधिया परिवार वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे में ग्वालियर मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों की तुलना में आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, इसका जवाब जनता को, इन जनप्रतिनिधियों को देना ही पड़ेगा। और ये वाकई गंभीर सवाल है कि ग्वालियर दिल्ली से इतना नजदीक होने के बावजूद क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, ये हमें सोचना पड़ेगा। धैर्यवर्धन जी, क्या कहना चाहेंगे? 15 साल का भी जिक्र किया है राजेश जी ने। नहीं, राजेश जी की चिंता ठीक है, पर ग्वालियर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम योजनाओं को लागू किया है। चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे सड़कों के जाल बिछाने की बात हो, या अन्य अन्य रोजगार को स्थापित करने की बात हो, चंबल के पानी को ग्वालियर लाने की योजना हो, तमाम सारी चीजों में सरकार ने बड़े बजट का प्रावधान किया है और उसके परिणाम बहुत जल्द देखने को भी मिलेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हम यदि 15 महीनों पर चर्चा करेंगे तो सच में कमलनाथ जी पर यह सवाल उठता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से पिंड छोड़ा रहे। चलिए, क्या कहेंगे? देखिए, अभी इन्होंने बोला चंबल का पानी, 15 साल से बोल रहे हैं चंबल का पानी लेकर आएंगे ग्वालियर, अभी तक उसके काम की शुरुआत भी नहीं हुई है। इन्होंने खुद अपनी बात को साबित कर दिया। आप देखिए, मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहता है। मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में अपना कोई इलाज नहीं कराना चाहता है। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए मध्य प्रदेश के बाहर जाना पड़ता है। तो 15 साल में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं कुछ नहीं किया, केवल बातें। मैंने किसानों के खाते में बीमा का पैसा डाल दिया। अरे शर्म आनी चाहिए, बीमा कराते हैं, प्रीमियम देते हैं तो बीमा का पैसा तो आता ही है। ये कोई आपकी तरफ से थोड़ी चला गया बीमा का पैसा, ये तो उनका अधिकार है। मैं भी बीमा कराता हूं, मैं प्रीमियम देता हूं, तो उसका तो मुझे मैच्योरिटी के टाइम पर पैसा मिलना ही चाहिए, या मेरे साथ कोई आपदा हो जाती तो पैसा मिलना चाहिए। हर सरकारी पैसे को डेली शिवराज सिंह चौहान मैंने किसानों के खाते में डाल दिया, मैंने इसके खाते में डाल दिया, जैसे इन्होंने अपना पर्सनल पैसा डाल दिया। डेली मैं अखबार पढ़ता हूं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और एक ही योजनाओं को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। वही योजना चल रही है, उसी योजनाओं को बार बार बताते जा रहे हैं। उसे भी आयोजन के तौर पर दिखाया जा रहा है और उससे फायदा लेने की कोशिश कर रही है भाजपा, ये आपका आरोप है अगर समझा जाए। धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है। 2,43,000 गरीबों के घरों को इन्होंने वापस लौटा दिया था केंद्र सरकार को। क्या हम उसका पैसा अपना हिस्सा जमा नहीं कर पाएंगे? शिवराज जी अगर घोषणा कर रहे हैं तो इस दबंगी के साथ करते हैं कि राज्य सरकार को जो अपना हिस्सा जमा करना चाहिए वो शिवराज जी समय पर जमा करते हैं। और राम पांडे जी, देखिए, झूठ बोलिए, एक्सपर्ट है आप झूठ बोलने में। बहुत
सुनिए सुनिए सुनिए, सुन रहा हूं, जनता भी सुन रही है, दूसरा झूठ हो गया। पूरे अब मध्य तीसरा प्रदेश बोलिए। को बिकाऊ कह चुके हैं, तो जी। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर ये सब बोलेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आप अरे लगातार बिकाऊ बोल नहीं, रहे वो हैं? गद्दार ये भी मैं है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिकाऊ मैं भी है और डॉक्यूमेंटल बात गद्दार कर भी रहा हूं। है। देश के साथ उन्होंने गद्दारी की है, प्रदेश के साथ गद्दारी की है। आज हमारा प्रदेश कितना आपके पीछे चला पास- गया है। यदि आपके ये लोग पास बेंगलोर जनता नहीं का जाते, हृदय जीतने गद्दारी के नहीं लिए करते, कोई तो एजेंडा हमें नहीं है, कोरोना कोई मुद्दा नहीं है, संक्रमण के लोगों समय से वोट इतनी मांगने के बड़ी लिए आपके समस्या पास खड़ी कोई नहीं होती। प्लानिंग नहीं है। आज देश का आपको विकास, दिखाने के लिए प्रदेश कोई का विकास उपलब्धि नहीं है, पीछे ले गए। इसलिए आप हल्के स्तर आपको पर शर्म उतारू हो आनी गए। चाहिए। 35 करोड़ से 70 करोड़ तक की विधायकों की बोली लगाते हो। आज मध्य प्रदेश की सरकार हो या हिंदुस्तान में, एक आध जगह छोड़ दो, यूपी वगैरह, हर जगह आप खरीद फरोख्त कर सरकार बना रहे हैं। केवल यूपी या एक आध जगह और छोड़ दो, हर जगह आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हर जगह जनता के मत को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये गद्दारों की पार्टी हो गई है आपकी, गद्दारों की पार्टी हो गई है। सारे गद्दार भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं, सारे गद्दार भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं। ये पार्टी गद्दार पार्टी बन चुकी है। पूरी विपक्ष के जितने भी गद्दार थे, आज सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में, ये पूरी पार्टी गद्दार पार्टी हो चुकी है। आप भी तो बीएसपी तो बीजेपी तो इंपोर्ट कर रहे हैं। हो चुकी है। आप जितने बताओ भी कितने गद्दार खरीद होते रहे हैं, हैं? सबका स्वागत आप भारतीय बताइए, जनता आप पार्टी में कितने होता खरीद रहे हैं है। लोगों सभी को? गद्दारों का स्वागत केवल भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि गद्दारों का स्वागत किया जाता है। कुछ दिन पहले मैं राम स्टेटमेंट पांडे ये जी भी बड़ी आया था। शालीनता से पूछ रहा हूं, आपने हम पर तमाम सारे अनर्गल आरोप लगाए, पर आप अगर बीएसपी से कांग्रेस से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी तो बताइए कि आप कोई कितने में बेंगलोर नहीं खरीद रहे हैं? गया, कोई बेंगलोर नहीं गया, या केवल कोई जुबान हेलीकॉप्टर चलाएंगे? से बेंगलोर नहीं गया, कोई केवल हेलीकॉप्टर जुबान से चलाएंगे? बेंगलोर नहीं गया। दूसरों पर आरोप बीएसपी के हो लगाएंगे? या भारतीय जनता पार्टी के हो, आप रोज दूसरों पर भारतीय आरोप जनता लगाएं? पार्टी के लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय में जाके। पांडे जी, वो तो बेंगलोर ये जाकर भी कह रहे सदस्यता हैं नहीं कि ले रहे आपके हैं। विधायक कल अब भी जाने पारुल को शाह आई तैयार थी। है, वो रोक रहे हैं कि अब मत आइए, कल कमलनाथ जी पारुल कमजोर शाह हो आई थी, जाएंगे। कांग्रेस पांडे जी। कार्यालय गई थी, बेंगलोर नहीं गई थी। आपकी पूर्व विधायक पारुल शाह ने कांग्रेस ज्वाइन राम की है, पांडे जी। कांग्रेस कार्यालय आके, अनर्गल आरोपों बेंगलोर से, जाकर ज्वाइन नहीं तनकी की वाली भाषा में उन्होंने, बात करने बेंगलोर से नहीं गई थी। आपकी बात सच भारतीय नहीं हो जनता जाएगी। पार्टी के डेली नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे चलिए, ठीक हैं, है, कांग्रेस ठीक है। कार्यालय आके ज्वाइन कर रहे हैं। एक एक करके सुन लेते क्या हैं, क्योंकि होगा अब ये समय लाउड भी घटता स्पीकर जा पर रहा बजा है। रहे हो आप? राम पांडे जी, जी। ये क्या टेप रिकॉर्डर सा कंटिन्यू सुना रहे हो आप? इससे जी क्या होगा? जी, ये आपको मूर्ख लोगों को समझ में नहीं आती है बात, चलिए, इसलिए बार बार चलिए, रिपीट करना ऐसे- पड़ती ऐसे- है। ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए। राजेश जी, आपने दोनों को सुन लिया। कहा राम जाए पांडे- विकास का मुद्दा राम हो पांडे, या फिर सुनिए, खरीद फरोख्त का आप आरोप राष्ट्रीय हो, पार्टी ये के बार प्रवक्ता बार हैं। सुनाई दे रहा है। कौन चुनाव मूर्ख है? ये में जनता अगर समझ नहीं देखा होगी। जाए तो आप बहुत मुझे ही मूर्ख बोल रहे हैं? जी, आप इतना आपको बोल बदतमीज रहा हैं? हूं। आपको अपनी जुबान देश पर का काबू बंटा नहीं है? बाहर कर आप दिया नॉनसेंस मूर्ख लोगों ने, प्रदेश का चलिए, बंटा चलिए, बाहर कर चलिए, दिया, चलिए। आप गैर प्रदेश का पढ़े लिखे। सत्यानाश कर अरे, दिया। राम पांडे जी, इसलिए प्लीज, सरकार प्लीज। चलाने के लिए बुद्धि होना आप जरूरी है, भाषा का सरकार चलाने के लिए इस तरह ज्ञान से होना मत जरूरी है। स्तरहीन कीजिए। चलिए, ना लगे। राजेश जी, आपने सुना मेरा सवाल। विकास के साथ साथ खरीद फरोख्त के आरोप फिर से सुनाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पे देश की राजनीति में ये एक अनूठा जो है नाटक हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति में भी, कि एक साथ किस तरह से पार्टी छोड़कर गए, मंत्री छोड़कर गए, और जिन लोगों ने इनको चुनाव जिताया था उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जिताया था। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि सिंधिया जी ने कहा कि मेरा अपमान हो रहा था और मेरे कहने पर काम नहीं हो रहे थे, तो वो सिंधिया जी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से काम थे जो सिंधिया जी ने कमलनाथ जी को बताए और कमलनाथ जी ने काम करने से मना कर दिया। सिंधिया जी को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो विकास के काम थे या कोई और काम थे। और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी ये चाहिए कि वो सिर्फ खरीद फरोख्त के आधार पर ही चुनाव न लड़े, विकास की बात करना चाहिए। दोनों ही पार्टियां, अभी हमारे मित्र ने ये कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति खराब है, तो कांग्रेस को भी उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये मूलभूत काम है। 15 महीने में जितना भी काम हुआ है इस सेक्टर में, वो जनता के बीच लेकर जाएं तो बात समझ में आती है कि आखिर कांग्रेस सरकार ने इतने दिनों में जो काम किए हैं वो जनता को पता चले, उसके आधार पर चुनाव का फैसला हो। लेकिन निश्चित तौर पर हमने इतने साल की पत्रकारिता में पहली बार इस तरह का उदाहरण देखने को मिला है, और वाकई चुनाव में विकास के साथ साथ ये खरीद फरोख्त का जो मुद्दा है वो बड़ा
बनेगा आने वाले समय में हम सब देखेंगे। चलिए, मुद्दे कई हो सकते हैं, लेकिन बयानों की अगर हम बात करें या फिर भाषा के स्तर की बात करें, उस पर संयम रखना होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। निशाने पर सिंधिया हो या कमलनाथ, लेकिन जनता के बीच में ये बात भी पहुंचानी होगी कि क्या वाकई पोस्टर लगाने से, सवाल पूछने से ही हल मिलेगा? क्या एक दूसरे पर निशाना साधने से जवाब आएंगे, या फिर जनता के हित के काम भी गिनाए जाएंगे और साथ ही आने वाले वक्त में क्या पूरा किया जाएगा, सिर्फ उसकी ही बात होगी। इंडिया एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।